हेलो स्टूडेंट, ए के फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के फिजिक्स के चैप्टर दर्पण के उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए आसानी से सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 या r बराबर 2f सूत्र सिद्ध करें। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है उत्तल दर्पण, तो हम उत्तल दर्पण को समझेंगे, इसके बाद ऐप को समझेंगे, आर को समझेंगे और इसके बाद इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है। तो आप उत्तल दर्पण पढ़े होंगे। तो उत्तल दर्पण होता क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जैसे कि हम देखते हैं रफ में पहले, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब एक दर्पण लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल, कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उठा हुआ हो। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ जिस साइड से आपका प्रकाश किरण आएगा वो उठा हुआ भाग है ये, और जिस साइड से प्रकाश नहीं आता वो क्या होता है? पेंट किया हुआ भाग होता है। इस प्रकार आपका दर्पण होता है। ये उत्तल दर्पण है आपका। तो उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं गोला का ये कटा हुआ एक भाग है और इसका केंद्र किस ओर होगा? इस ओर होगा। इसलिए उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा ये इसके राइट साइड में होगा। तो यहाँ से मान चलिए एक हम लाइन खींचते हैं जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण के बीचों बीच काटती है। तो ये आपको क्या हो जाता है? ध्रुव कहलाता है, जो दर्पण के बीचों बीच काटती है। और जिस बिंदु से होकर ये लाइन गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण के केंद्र से होकर जो गुजरती है इसको हम लोग क्या करते हैं? वक्रता केंद्र का, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद ये आपका ध्रुव हो गया। तो ये जो लाइन गुजरती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो मान चलिए एक उत्तल दर्पण है, इस पर जब प्रकाश की किरणें कोई आएगी, प्रकाश की किरणें जब इस पर आएगी, मान लीजिए इसका नाम हम ले लेते हैं O, और ये इसका O और A एक प्रकाश की किरण है जो कि दर्पण की सतह से आकर यहाँ पर टकराती है। टकराने के बाद ये क्या होगा? परावर्तित होगा। ये एक उत्तल दर्पण है, इसलिए परावर्तन होने के बाद क्या हो जाएगा? ये दूसरी दिशा में चली जाएगी। लेकिन ये उत्तल दर्पण है तो इसके फोकस से होकर तो गुजरता है कोई प्रकाश की किरणें। तो लेकिन इसको जब हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन में जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है कि ध्रुव और फोकस के बीच से होकर ये प्रधान अक्ष को काटती है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इसके पीछे लाइन में डॉट डॉट बढ़ाते हैं हम। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें एक लंब डालेंगे। जब हम लंब डालते हैं यहाँ से, जो कि आपको वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। ठीक, तो हम देखते हैं फिर आगे। ये तो रफ में देख लिए। तो आपको ये जो होगा ध्रुव और ये हो गया फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? आर से इंडिकेट करते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए आकृति में ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है और इस पे एक प्रधान अक्ष इसके बीचों बीच गुजरती है जो कि इसके वक्रता केंद्र पे आके मिलती है। इसके बाद ये दर्पण को एक बिंदु भी काट रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो क्या हुआ कि प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण क्या आ रही है? ओ ए आ रही है, जो दर्पण से टकराने के बाद ये वापस ए से एस की दिशा में जा रही है। ठीक, जब हम क्या करते हैं, इसी परावर्तित किरण को इसके पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो ये दर्पण के प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर काटती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक, और इसके बाद हम क्या करेंगे? एक लंब का रचना इस पर कर देंगे। जब हम क्या करेंगे? इसके बीचों बीच जब एक लंब की रचना कर देंगे और इसके पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये किससे होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। तो यहाँ से P से F की दूरी आपको क्या? ये ध्रुव हो गया, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी आपको फोकस दूरी F कहलाएगा। और P से C की दूरी जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, इसलिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी? R कहलाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि O से आया A पर प्रकाश की किरण और O से टकराने A पर टकराने के बाद किधर चले गया? S की दिशा में चले गया और इसके बीच में एक लंब खींचा गया है। तो ये हो गया आपको आपतित किरण और ये हो गया आपको अभिलंब। इसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया आपको
अभिलंब है, तो इसके बीच की जो कोण है इसको क्या करें, परावर्तित किरण, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ये आपको आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, जो कि आपतन कोण होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे आकृति में ये कोण और ये कोण आपको बराबर होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, इसलिए हम लेंगे एंगल ओ ए एन, ओ ए एन, जो कि आपको क्या है, ये आपतन कोण है। आई लिख देते क्वेश्चन, बराबर होगा एंगल एन ए एस, एन ए एस के, एन ए एस के क्यों बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन कोण है, इसको हम आर से कोष्ठ में लिख देते हैं। ये किस नियम से ये बराबर हो रहा है, ये परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, परावर्तन के नियम से, ये लिख दिए आप। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एफ सी ए, ये कोण एफ सी ए, इसका नाम रख दीजिए आप कुछ, इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे कोण 1 मान लेते हैं इसको, और एफ सी ए आपको बराबर हो जाएगा, एफ सी ए सी वाला कोण आपको क्या बराबर हो जाएगा, किससे, ओ ए एन से, ओ ए एन से, ओ ए एन से क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप ये कोण जो देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण आपको बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं रफ में, अगर इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये एक समांतर रेखा की तरह दिखाई दे रहा है, या वो क्या है, समांतर रेखा की एक, इसके समांतर ये रेखा जाएगी सीधे, जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लाइन गई है यहाँ पे, ये सीधे ऐसे करके जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, ये वाला कोण, और ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कोण जो है आपको, ये इसको आप लोग आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण, और ये सी वाला कोण ये आपको क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए आपको हो जाएगा ओ ए एन बराबर हो जाएगा एफ सी ए के। तो हम लिख सकते हैं एफ सी ए, एंगल एफ सी ए बराबर हो जाएगा आपको एंगल, ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है संगत कोण है। तो लेंगे ओ ए एन बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं, आपको ये कोण जो है आपको क्या है, आपतन कोण है, इसको हम लोग क्वेश्चन में लिख देंगे। ये कोण और ये कोण क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण होता है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तिर्यक रेखा के एक ही और ये नीचे में बनता है, ये ऊपर बनता है, इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं। हम नम्मा में परमा पढ़े होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं संगत कोण। क्या लिखेंगे, संगत कोण। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब तीसरा एक चीज़ देखते हैं। अब एक कोण को देखिए, एफ ए सी को देखिए, एफ ए सी कहने का मतलब आपको हो गया, यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये वाला कोण, इसको मान लीजिए एंगल 2, वैसे समझने के लिए एफ ए सी आपको बराबर हो जाएगा, एफ ए सी बराबर हो जाएगा एन ए एस के, क्योंकि आप जानते हैं अगर इसको हम फिर एक ग्राफ में देखेंगे तो इस प्रकार आपको नजर आएगा। आप एफ ए सी लिए ना, एफ ए सी लिए, तो ये कोण लिए, तो आप देख रहे हैं ये सीधे इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो जब एक ऐसे करके ये रेखा के देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे ए से निकला, ये कहाँ तक गया, सी तक गया, और ये एस से आगे कहाँ तक, एफ तक आता है, तो इस प्रकार से काटता है, एस से आकर के ये एफ तक आता है। तो आप जानते हैं जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये क्या होता है, आपको
शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए आपको आर जो होगा ये बराबर हो जाएगा 2 के, एंगल 2 के। तो इसका नाम है 2 का क्या, FAC, और इस कोण का नाम है NAS। तो हम लिख देंगे इसको। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल FAC 2 वाला कोण FAC आपको बराबर हो जाएगा एंगल ये NAS के, NAS के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये जो है आप NAS को आप परावर्तन कोण भी है ये, तो इसको हम R से इंडिकेट कर देते हैं। ये आपको हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख। ये मैथ का पर में बहुत आपको काम लग रहा है, जो कि आपको नम्मा में त्रिभुज चैप्टर में आप पढ़े होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। आप जानते हैं कि I बराबर आपको R है, यानी OAN बराबर है NAS के, यानी I और R आपस में बराबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FCA बराबर है I के, और FAC भी आपको बराबर है NAS यानी R के। जब ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, राइट साइड से दोनों बराबर है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसीलिए FCA बराबर हो जाएगा FAC के। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल FC कहने का मतलब ये कोण FCA बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल FAC के। और फिर आप एक नियम को आप याद कीजिए, जब त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में उसका अगर दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसमें देखिए AFC में, त्रिभुज AFC में जब देखेंगे हम, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना AFC में, तो AFC में जब देखेंगे AFC में तो लिख देते हैं त्रिभुज AFC में। जब दोनों में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका FCA बराबर है FAC के, यानी इसके सामने का A वाला सो FAC, इसके सामने का भुजा कौन सा है AF, तो लिख देंगे AF बराबर, इसके सामने का कोण कौन सा है, सामने E वाला कोण के सामने का भुजा, देखिए 2 के सामने वाला कौन आता है FC आता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे FC। तो आपको क्या हो जाएगा AF बराबर FC, यानी ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हम निकाल लिए यहाँ से। ये निकालने के बाद अब हम चलते हैं आगे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जब हम यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि ये जो बीच का जो गैप लग रहा है आपको फिगर में A और P के बीच का दूरी, लेकिन वास्तव में ये इतना दूरी होता नहीं है, ये दूरी इतना दूरी होता नहीं, ये आपस में क्या होता है, लगभग काफ़ी नज़दीक होता है, लगभग में बराबर के यहाँ सटा हुआ रहता है। तो जब ये आपस में सटा हुआ रहता है तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि A जो है A ये वाला P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, लगभग में इसको लिख सकते हैं हम। चलिए जब ये इसके काफ़ी नज़दीक हो जाएगा तो ये आके यहाँ पे सट जाएगा, तो इसीलिए AF जो है यहाँ से यहाँ की लंबाई और P से F की लंबाई जब ये आपस में सट जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर लेंगे, इसको ऐसे मान लेंगे और इसको इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पे रख देंगे, ऐसे रख देंगे, तो बीच में गैप लग रहा है, जब ये गैप ख़त्म हो जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, ऐसे आके सट जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि जब ये काफ़ी नज़दीक आ जाएगा तो PF जो है आपको बराबर हो जाएगा AF का। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, AF जो होगा आपको, AF जो होगा
पी एफ के बराबर होगा। ए एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बराबर पी एफ। तो इसके बाद हम देखते हैं इसको अब हम मान लेते हैं इस तरह से। इसको हम पहले जो हम निकाले थे ए एफ बराबर क्या निकाले थे, देख लीजिए यहाँ पे। पहले हम निकाले थे ए एफ जो है बराबर है एफ सी के, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद अभी जस्ट आप सिद्ध किए हैं कि ए एफ जो है बराबर है पी एफ के, तो समीकरण 2 मान लीजिए आप। समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब दोनों में देखेंगे, देखिए इसका राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है आपको, ए एफ है, इसका लेफ्ट साइड क्या है, ए एफ है। जिसका लेफ्ट साइड दोनों ए एफ है, तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अगर ए एफ बराबर एफ सी के, ए एफ बराबर है पी एफ के, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर पी एफ। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, एफ सी बराबर पी एफ, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हो गया, बस आपका आप प्रूफ हो गया, इतना चीज़ आप कर लिए, समझ लीजिए आपसे ये सिद्ध हो गया। घबराने की बात नहीं, आराम से आप सीखिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये पूरा सी पी, यहाँ से पी से लेकर सी, अगर सी पी को हम लेते हैं सी से पी को, तो इसको सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी को यानी सी पी को, इसमें 2 टुकड़ा है, एक सी एफ एक टुकड़ा है पी एफ, यानी पी एफ और सी एफ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपको, सी पी बन जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, पी एफ, इसको कोष्ठ में घेर दीजिए वैसे, सी पी बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। अब देखिए इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं, सी पी है बराबर पी एफ का पी एफ रहने देंगे, और इसके बाद एफ सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पी एफ लिखेंगे, क्योंकि एफ सी जो है किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। इसीलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी एफ सी की जगह पे क्या लिख देंगे, पी एफ, क्योंकि एफ सी आपको पी एफ के बराबर है। तो इस प्रकार आप सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा। अब देखिए सी पी जो है आपको, सी पी, ये सी क्या है आपको, वक्रता केंद्र है, और पी क्या है, ध्रुव है। तो आपको ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, यानी सी पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और 2 का 2 लिखेंगे। पी एफ ये ध्रुव हो गया आपको, एफ आपको हो गया फोकस। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी लिख सकते हैं, और पी से एफ की दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, इसलिए पी एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। अब आपको सिद्ध करना था आर बराबर 2f, आर बराबर आपको देखिए आर बराबर 2f आपको सिद्ध हो चुका है। तो एक सिद्ध आपको ये भी हो गया, लेकिन जब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे होगा। अब देखिए आर जो है ये 2 देखिए इस साइड गुना में, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, भागा में, इस साइड क्या बच जाएगा आपको, अब एफ बच जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे एफ इक्वल टू आर बाय 2, ये आपका सिद्ध हो गया। जब एफ आर बाय 2 के बराबर है तो आर बाय 2 बराबर एफ होगा, इसीलिए हम एफ बराबर क्या लिखेंगे, आर बाय 2। इस प्रकार आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप देख सकते हैं, पहले इस प्रकार से, और इसके बाद आप ऐसे करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं।